कैसे हो दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में जिस टॉपिक के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की भूगोल में जलवायु का टॉपिक, जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। जलवायु के अध्ययन की हम लोग चर्चा करें, उसके साथ साथ आप लोगों को ये जो आप लोगों का चैनल है ज्योग्राफी बाय ओंकार सर, आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी का जो ये बटन है ये भी आपको लगाना है, ताकि आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक अपना। और टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु के विषय में चर्चा अपन शुरू करते हैं। टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। देखिए, राजस्थान की जलवायु के विषय में हम लोगों को चर्चा करनी है। और आज का जो अपनी कक्षा होने वाली है, आज की कक्षा में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आज का अपना विषय रहने वाला है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो देखिए अपने को ये जानना है कि ऐसे कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो हमारे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं। कौन कौन से कारक हैं, चलिए उनकी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे उन कारकों की। तो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं अक्षांशीय स्थिति। कौन सा कारक है? अक्षांशीय स्थिति। दूसरा अपन ले सकते हैं समुंदर तल से ऊंचाई। एक यहां पे कारक ले सकते हैं समुंदर तट से दूरी। एक कारक यहां पे आएगा पर्वत की दिशा। कौन सा कारक आएगा? पर्वत की दिशा। एक रख सकते हो ऊंचावच। कौन सा? ऊंचावच। एक रख सकते हो पवनों की दिशा। एक कारक यहां पे आ सकता है वनस्पति। एक यहां पे हो सकता है मृदा। तो देखिए ये सभी ऐसे कारक हैं जो हमारे राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो कारक कौन कौन से हैं? एक नंबर पे हमने रखा है अक्षांशीय स्थिति को। दो नंबर पे रखा है समुद्र तल से ऊंचाई। तीन नंबर लिखा है समुद्र तट से दूरी। और चार नंबर हमने यहां पे लिखा है पर्वत की दिशा।
5 नंबर उच्चावच, कौन सा पढ़ा है हमने? ऊंचावच। और 6 नंबर है पवनों की दिशा। 7 नंबर वनस्पति और 8 नंबर मृदा। इस एक एक को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बढ़े आगे। सबसे पहले 1 नंबर अक्षांशीय स्थिति। अरे भाई ध्यान क्या रखना है, अक्षांशीय स्थिति किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कैसे करती है प्रभावित? तो ये चीज जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि हमारा जो राजस्थान है उसका अक्षांशीय विस्तार है क्या, राजस्थान से कौन सी महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है। आपको ये चीज भी क्या रख लेनी है, ध्यान में रख लेनी है। तो देखिए यहां पे मैं बात करूं यहां से आप लोगों के साथ, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है हमारा राजस्थान। कौन बताओ? हमारा जो राजस्थान है आपको उसका इस तरीके से मैप दिखाई देता है। और इसी राजस्थान के विषय में हम लोग चर्चा करें तो एक बात बड़ी सीधी सी समझ लो यहां पे कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है, बता सकते हो? तो बताइए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा। तो देखो अक्षांशीय विस्तार की बात करोगे तो यहां पे आएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पे हमारा राजस्थान स्थित है। भाई कौन से अक्षांश पे स्थित है हमारा राजस्थान? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। कौन? राजस्थान। तो ये चीज समझो यहां पे। दूसरा एक यहां पे प्रश्न बनेगा कि भाई एक महत्वपूर्ण रेखा आप लोगों को पता होगी जो राजस्थान से गुजरती है और उस महत्वपूर्ण रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा बताओ? कर्क रेखा। देखो ये जो कर्क रेखा है ना ये राजस्थान से गुजरती है। रेखा का नाम क्या है बताओ? कर्क रेखा। बोलो कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है इसको हम लोग कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या कह सकते हैं बोलो? अरे भाई कर्क रेखा को क्या बोला जाता है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसी को बोला जाता है भाई क्या? कर्क रेखा। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जो कर्क रेखा है ये हमारे राजस्थान से गुजरती है, तो राजस्थान में ये रेखा कहां से गुजरती है ये ध्यान रखना है। तो देखो ध्यान रखना, कर्क रेखा राजस्थान के कुशलगढ़ कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। भाई कौन से भाग से गुजरती है बताओ? दक्षिणी भाग से। किसके? तो आपको कहना है
कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है कौन सी रेखा, जिसको आप कह सकते हो भाई कर्क रेखा। अब प्रश्न बनता है, हमारे राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब भाई उत्तर में अधिकांश भाग स्थित है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे राजस्थान का ये जो कर्क रेखा के उत्तर वाला भाग है ये किस में आएगा, उपोष्ण कटी बंद में आएगा। बोलो किस में आएगा, उपोष्ण कटिबंध में। जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में जो हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा है वो क्षेत्र किस में आता है, तो आपको कहना है उष्ण कटिबंध में। और देखो भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है बताओ, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है किसकी, भारत की। तो आपको ये चीज भी यहां पे ध्यान में रख लेनी है। अब देखो भाई सूर्य की सीधी किरणें कहां गिरेंगी, बांसवाड़ा में। सूर्य की सीधी किरणें कहां गिरेंगी, बांसवाड़ा में गिरेंगी, डूंगरपुर में गिरेंगी। और सबसे तिरछी कहां गिरेंगी, तो आपको कहना है गंगा नगर में। देखो श्री गंगानगर में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी गिरेंगी और वाड़ा में सूर्य की किरणें क्या गिरेंगी, सीधी गिरेंगी। आप लोग ये भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा होता है। आप देखिए हम लोग कहते हैं कि यहां पे जो अक्षांशीय स्थिति होती है वो काफी व्यक्ति को प्रभावित करती है। अक्षांशीय स्थिति व्यक्ति के रंग रूप आकार शारीरिक संरचना को भी प्रभावित करती है, यह भी एक विशेष बात है। दूसरा, राजस्थान में अरावली के पश्चिम में ज्यादातर भाग मरुस्थलीय है, इसलिए राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क या उपाद्र रूप से पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, उपाद्र रूप से पाई जाती है, जो कि आप लोगों को ध्यान में यहां पे रख लेना है। तो अक्षांशीय स्थिति भी जो है वो प्रभावित करती है किसी भी स्थान विशेष को, तो ये भी ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है पॉइंट नंबर 2, और वो क्या है, समुंदर तल से ऊंचाई। देखिए अगर यहां पे बात करना चाहो समुंदर तल से ऊंचाई की बात करो तो यहां पे बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात कर सकते हो कि भाई क्या होता है। पहला प्रश्न तो ये बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत में समुंदर तल से ऊंचाई कहां से मापी जाती है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत में समुद्र तल से ऊंचाई कहां से मापते हैं, तो आपको कहना है भारत में समुद्र तल से ऊंचाई चेन्नई, तमिलनाडु से मापी जाती है। कि भाई भारत में जो ऊंचाई मापी जाती है वो कहां से मापी जाती है, तो आपको कहना है चेन्नई से मापी जाती है। कहां से, चेन्नई से। और एक और अच्छा प्रश्न देखिए, लगभग
लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। देखो, आपने देखा होगा, ये जो समुद्र तल से जो ऊंचाई मापी जाती है वो चेन्नई से मापी जाती है, और विशेष रूप से आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे आपको जो है लिखे हुआ मिलता है कि इसकी समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो यहाँ पे। और दूसरा एक प्रश्न और बन सकता है, अगर आपको अपने, देखो, सौरमंडल में आप लोग जब जाते हो तो आप लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अभी तो आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र में जाते हो तो आपको बड़ी ठंडी ठंडी हवा वहां पे लगती है, और बड़ा ही सुहावना मौसम वहां पे होता है। तो आप लोग ध्यान में रख सकते हो वहां पे। दूसरी बात देखिए, यहां पे चर्चा करें, अगर आप गहराई में जाते हो, मतलब पृथ्वी की गहराई में जाते हो, पृथ्वी की गहराई में जाने पर 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप सौरमंडल में ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो वहां पे तापमान क्या होता है, कम होता है, जबकि गहराई में जाओगे जमीन में तो तापमान बढ़ेगा। देखो, पृथ्वी में गहराई की तरफ जाएंगे तो वहां पे तापमान बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उसके बढ़ने की दर जो है वो अलग अलग होगी। गहराई में जब जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने की दर क्या होगी, अलग अलग होगी। एक समान दर से वो नहीं बढ़ता है, लेकिन बढ़ेगा। और वायुमंडल की तरफ हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे ऐसी स्थिति भी आती है कि तापमान कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है। वो वायुमंडल की परतों के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, तो ध्यान रखना। तो ये भी एक प्रश्न आप लोगों के लिए यहां पे बन सकता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए, एक प्रश्न हमारे लिए बन रहा है, समुंदर तट से दूरी, समुंदर तट से दूरी। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर समुंदर तट से दूरी की बात करोगे ना, तो हमारे राजस्थान के साथ कोई तटीय सीमा नहीं लगती है। राजस्थान किसी भी तटीय सीमा का हिस्सा नहीं है। तो देखो, ये जो तटीय सीमा होती है ये होती कौन सी है, आप लोग ये समझ लो, तटीय। तो देखो, एक सिंपल सी बात मैं यहां पे करने वाला हूं, इस तरीके से आप लोगों के सामने एक हमारे भारत का मैप बनता है, और हमारे भारत के मैप के विषय में हम लोग चर्चा करें यहां पे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हमारे भारत का मैप जो है वो बनता है, और ये जो हमारे भारत का मैप है, विशेष बात मैं आप लोगों से यहां पे करूं, भारत के यहां पे कौन है, अरब सागर है। और यहां कौन है बताओ, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और यहां पे है बंगाल की खाड़ी। क्या है बताओ,
बंगाल की खाड़ी है। अब एक चीज समझ लो यहां पे, जो कि बड़ी समझने वाली बात है, कि ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला, यही तो है तटीय क्षेत्र। ये तटीय क्षेत्र है, इसको कहते हैं पश्चिमी तट, और इसको कहते हैं पूर्वी तट। क्या कहते हैं बताओ? पूर्वी तट। ध्यान रखना। अब प्रश्न ये बन रहा है कि क्या अरब सागर की सीमा हमारे राजस्थान के साथ लग रही है? नहीं लग रही है, बहुत दूर है अरब सागर। अरब सागर हमसे लगभग अगर देखा जाए तो 350 किलोमीटर की दूरी रखता है। किससे? राजस्थान से। और दूसरी बात, यहां पे आप देखोगे, ये जो हमारा राजस्थान है, क्योंकि यहां पे आप अगर बात करोगे तो राजस्थान है, तो राजस्थान के निकट अगर देखा जाए कच्छ की खाड़ी, और ये कच्छ की खाड़ी भी हमसे लगभग जो है 225 किलोमीटर की दूरी पे है। भाई ये जो पार्ट है यहां पे, अगर आप बात करोगे इस तरीके से, अगर देखोगे तो यहां पे कौन स्थित है, तो आपको कहना है यहां पे स्थित है हमारा राजस्थान। और ये जो राजस्थान है, इससे कच्छ की खाड़ी भी 225 किलोमीटर की दूरी पे है, और अरब सागर लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो एक चीज समझ लो, यहां पे हमारे राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। एक बात समझ में आई आप लोगों के? यहां पे कौन सी जलवायु का हिस्सा है? महाद्वीपीय जलवायु का है। मतलब यहां पे सर्दियों में अधिक सर्दी होगी और गर्मियों में अधिक गर्मी होगी। अरे भाई, गर्मियों में तापमान चला जाता है मई जून में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक, और सर्दियों में तापमान चला जाता है -डिग्री सेल्सियस के करीब चला जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं भाई, हमारे राजस्थान पे समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहां कौन सी जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु की विशेषताएं देखने को मिलती है। बंगाल की खाड़ी हमसे काफी दूर है, यह भी आप लोग कह सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, पर्वत की दिशा। किसकी दिशा? पर्वत की दिशा। अब एक बात समझ लो, यहां पे अगर पर्वत की दिशा की बात करेंगे ना, तो भाई इस तरीके से हमारा जो राजस्थान है वो हमें देखने को मिलता है। ये जो हमारा राजस्थान है, अगर हम बात करें किसकी? पर्वत की दिशा की, तो हमारे राजस्थान के बीचों बीच एक पर्वत श्रेणी है, और इस पर्वत श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? आपको कहना है अरावली कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? इसको कहा जाता है अरावली। क्या कहते हैं? अरावली। ठीक है। अब ये अरावली जो है वो हमें कैसे प्रभावित करती है? तो ये देखो आप लोग, एक सीधा सा सिंपल सा प्रश्न यहां पे देखिए। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है, कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है कौन से मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहां पे पश्चिमी राजस्थान में कोई अवरोध न होने के कारण अरावली के समानांतर, अरावली के समानांतर क्या करता है? आगे निकल जाता है, और पश्चिमी राजस्थान का ये जो अरावली के पश्चिम वाला भाग है, ये किस में आ जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। कौन से प्रदेश में बताओ? वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। ठीक है। अब ये जो
अरावली की स्थिति की वजह से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून समानांतर आगे निकल गया, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम हुई। लेकिन आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, देखो किस तरीके से पर्वत की दिशा प्रभावित करती है। और अगर मान लो ये अरावली अगर ऐसे हो जाती इसकी दिशा, तो क्या इसका कुछ बिगड़ जाता? अरावली का तो शायद कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन राजस्थान में खूब बारिश होती और राजस्थान सूखा नहीं रहता। यह संभव था अगर ऐसा होता, लेकिन ये स्थिति भारत को प्रदान करता है कौन? वो करता है भाई हिमालय। कौन है यहां पे? हिमालय। और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून और अरब सागरीय शाखा को रोक करके भारत में क्या करवाता है? वर्षा करवाता है। और ये लौटता हुआ मानसून हमारे पश्चिमी राजस्थान में क्या करता है? बारिश करता है। ये भी एक विशेष बात देखने को मिलती है जो आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है यहां पे। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, एक पर्वत हिमालय जो कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत को बचाकर भारत को शीतलहर से बचाता है और भारत में वर्षा करवाता है। और दूसरा है अरावली जो कि अरब सागरीय मानसून शाखा के समानांतर है। इसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो एक पॉइंट आ रहा है, कौन सा? उच्चावच। देखो ध्यान रखना, जब उच्चावच की बात होती है तो उच्चावच की जब बात करते हैं तो एक बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात होती है, और वो ये होती है कि राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? ये प्रश्न बनता है। तो प्रश्न बनेगा राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 370 मीटर है। कितनी बताओ? 370 मीटर। भाई राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 370 मीटर है। और यह भी ध्यान रख लेना, किनको? पर्वत व पठार को छोड़कर। किसको बताओ? पर्वत व पठार को छोड़कर अगर आप देखोगे तो जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? समुद्र तल से 370 मीटर है। आपको ये चीज भी ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा होता है, उच्चावच की जब बात की जाती है तो धरातलीय उच्चावच के रूप में भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो। एक प्रश्न हमने यहां पे देखा था, बात करें पवनों की दिशा। देखो एक चीज समझो, अगर पवनों की दिशा की बात करेंगे ना तो बड़ा सीधा सा प्रश्न यह बनेगा, पवने हमेशा पवने हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की और संचलित होती है। और भारत में तो आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखने की है, यहां पे 6 महीने हवाएं जल से स्थल की ओर चलती हैं और 6 महीने स्थल से जल की ओर, 6 महीने जल से स्थल की ओर। देखो भारत में क्या होता है, 6 माह पवने स्थल से जल की ओर, 6 माह जल से स्थल की और
चलती हैं। तो ये ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो पवनों की जो दिशा होती है वो ऋतुओं के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ये भी ध्यान में रख लेना। अगला पॉइंट आएगा वनस्पति। प्रश्न बना, क्या वनस्पति भी प्रभावित कर सकती है किसी स्थान विशेष को? बिल्कुल कर सकती है। जहां पे अच्छी बारिश, देखो हम लोग कहते हैं जहां पे बारिश अच्छी होगी तो स्वाभाविक सी बात है वहां पे वनस्पति पहले से ही अच्छी होगी। तो वनस्पति बहुत बड़ा रोल अदा करती है वर्षा करवाने में भी, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी वनस्पति का बहुत बड़ा योगदान होता है। मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सकता है, ऑक्सीजन की भरपूर आपूर्ति हो सकती है। तो वनस्पति भी किसी स्थान विशेष को क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। अधिक वनस्पति होना, कम वनस्पति होना, इससे तापमान या बारिश या सभी पे डिफेक्ट पड़ता है। तो ये भी आप लोग कह सकते हो। एक आपने देखा मृदा। देखो मृदा की बात करोगे तो हमारे राजस्थान में जो ज्यादातर मृदा है वो कौन सी है, रेतीली बलुई मृदा है। जिसकी वजह से देखो जो मृदा रेतीली बलुई होती है वो लंबे समय तक नमी धारण रखने में सक्षम नहीं होती है, और इसकी वजह से वहां पे फसल जो है वो जल्दी क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। ये भी ध्यान रखना। और जो मिट्टी जिसमें नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे जलोढ़ है, काली मृदा है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आज हमने जो चर्चा की है वो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की है। तो आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाकी चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।